हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। घर हो तो ऐसा, घर हो तो ऐसा कार्यक्रम पॉपुलर हो रहा है, आप पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार हम लेके आए हैं एक बिल्कुल नया टॉपिक, घर निर्माण, घर संरचना। इसके अंदर कुछ चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी है, जिसे कहते हैं कि बेसिक फंडामेंटल्स। मैंने पिछले 2-3 एपिसोड्स के अंदर ईस्ट दिशा की इम्पोर्टेंस की बात की थी कि ईस्ट का ओरिएंटेशन जो है बिल्डिंग के लिए और बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अब आज एक ऐसे एस्पेक्ट को हम टच करने जा रहे हैं जो दरअसल टच किया ही नहीं जाता है, और शायद ये आपकी जानकारी में ये आपको एक नया डायमेंशन भी प्रोवाइड करेगा। कुछ लोगों को ज्ञान है, कुछ लोगों को इस विषय का ज्ञान नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो है सन टाइम, मून टाइम एंड अर्थ टाइम। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से टाइम होते हैं? टाइम तो घड़ियों में आते हैं, टाइम तो दिन का हो या रात का होता है, लेकिन सन टाइम और मून टाइम क्या होते हैं और अर्थ टाइम क्या होते हैं? दरअसल इस दुनिया के अंदर 3 चीजें हैं। जब गृह निर्माण की बात करते हैं, गृह संरचना की बात करते हैं, हमारी आम जिंदगी की बात करते हैं, रोज जीवन यापन की बात करते हैं, घर में शांति की बात करते हैं, समृद्धि की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इसका कनेक्शन कहां से आता है? इसे कनेक्ट कहां से करें? अल्टीमेटली ये सब धागे हैं बिखरे बिखरे। एक धागा कहीं जाता है, एक धागा कहीं जाता है, एक एस्पेक्ट कहीं जाता है, एक एस्पेक्ट कहीं जाता है। तो सबसे पहले वो एस्पेक्ट्स इकट्ठे करके उसको एक सिरे जोड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर वहां से चल के देखते हैं कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं। अब यहां पे देखा जाए तो 3 चीजों को समझना जरूरी है। 3 बेस चीजें आ जाती हैं। अगर गृह निर्माण करते हैं तो किसके लिए करते हैं? वो तो हम खुद के लिए कर रहे हैं, देखा जाए तो किसी और के लिए तो कर नहीं रहे हम लोग। जब अपने लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 3 चीजें, 3 एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। एक एस्पेक्ट है हमारा शरीर, हमारी बॉडी। एक एस्पेक्ट आता है वो बिल्डिंग जिसके अंदर हम रहते हैं, और एक एस्पेक्ट आता है वो ये बिल्डिंग और हम किस यूनिवर्स के अंदर हैं, किस स्पेस के अंदर हैं। तो 3 सिरे यहां पे मुख्य रूप से पहले समझने जरूरी हैं कि इससे पहले हम विश्वकर्मा जी की जो उत्पत्तियां हैं और चीजों को समझ पाएं। इनको बहुत सारे जो ग्रंथों में जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है घट आकाश, ग्रह आकाश और महाआकाश। घट आकाश क्या है? ये हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, कि हम अपनी ह्यूमन बॉडी को या अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारी बॉडी के अंदर है क्या? एक्चुअली नाड़ी सिस्टम है जिसके ऊपर हमारा सारा शरीर चलता है। अगर नाड़ी सिस्टम को निकाल दें तो हमारा शरीर फिर एकदम से मृत है, वो 5 तत्व रह जाएंगे लेकिन आत्मा नहीं होगी। तो नाड़ी सिस्टम आत्मा का एक तरह से कहा जाए तो स्वरूप है। वो उन्हीं धाराओं के थ्रू, उन्हीं स्ट्रीम के थ्रू वो आत्मा प्रवाहित हमारी पूरे शरीर में होती है, हमें जीवंत बनाती है। तो ये है, हमें साइंस सबसे पहले, विज्ञान जो है बॉडी का पता लगना चाहिए। बॉडी क्या है, बॉडी का नाड़ी सिस्टम क्या है। अगर हम बॉडी के नाड़ी सिस्टम को नहीं पहचान पाते हैं तो हम किसी भी किस्म की भवन रचना या भवन संरचना को नहीं समझ सकते। ये पॉइंट नंबर 1 शुरुआती पॉइंट है। दूसरा, गृह आकाश, यानी कि जो हमारा बिल्डिंग है, जो हमारा भवन है, ये भवन की जो साइंस है उसको समझने की जरूरत है। और तीसरा आकाश जो हमारा है वो महाआकाश, वो है स्पेस, यानी कि आकाश, यूनिवर्स। तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। हमारा शरीर, बॉडी जो है बिल्डिंग से कनेक्टेड है, बिल्डिंग जो है स्पेस से कनेक्टेड है।
और इस तरीके से हमारा बॉडी स्पेस से कनेक्टेड है, बिल्डिंग भी स्पेस से कनेक्टेड है, और स्पेस बॉडी और बिल्डिंग दोनों से कनेक्टेड है। तो 3 मूलभूत खंबे या पिलर्स हो गए हमारी जो संरचना है, भवन संरचना है, जो भवन रचना है, यानी कि घट आकाश बॉडी, ग्रह आकाश का मतलब होता है हमारी बिल्डिंग, और महाआकाश का मतलब होता है हमारा यूनिवर्स। ये 3 चीज़ों का कनेक्ट बहुत ज़रूरी समझना है आपको, बॉडी, बिल्डिंग एंड स्पेस, या बॉडी, बिल्डिंग एंड यूनिवर्स। आगे चलते हैं। ये यहाँ चक्र के द्वारा इसको समझाया गया है कि बॉडी स्पेस है, बिल्डिंग स्पेस है और यूनिवर्सल स्पेस है। बॉडी स्पेस को क्या कहते हैं? जो घट आकाश है। बिल्डिंग स्पेस को ग्रह आकाश है, और यूनिवर्सल स्पेस को कहते हैं हमारा महाआकाश है। वही अंडरस्टैंडिंग द नाड़ी सिस्टम बॉडी में, अंडरस्टैंडिंग द कनेक्ट विद द बॉडी एंड स्पेस ग्रह आकाश है, और अंडरस्टैंडिंग द कनेक्ट विद बॉडी एंड बिल्डिंग इज कॉल्ड महाआकाश। ये 3 मुख्य धारे हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि हम बॉडी का जो कनेक्ट है बिल्डिंग के साथ और इस यूनिवर्स के साथ वो क्या है। सही बात है ना, क्योंकि इसको समझे बिना आगे नहीं जा सकते। मूल जो है बॉडी है, बॉडी का मूल नाड़ी सिस्टम है, तो बॉडी को समझने की पहले ज़रूरत है। अब इसके लिए हमें 3 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आज हम नाड़ी सिस्टम को नहीं समझेंगे, हम एक और चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि नाड़ी सिस्टम चलता किसके साथ है। नाड़ी सिस्टम, जैसे कि आपने 3 नाड़ियाँ मेन सुनी हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सही बात है। ईड़ा यानी कि चंद्रमा की नाड़ी, पिंगला यानी कि सूर्य की नाड़ी, सुषुम्ना यानी कि गुरु की नाड़ी, यानी कि अर्थ की नाड़ी भी है। इनका क्या हमारा घट आकाश यानी कि बॉडी से कनेक्ट है? चंद्रमा, सूर्य और धरती का, पृथ्वी का, अर्थ का क्या कनेक्ट हो सकता है, कैसे हो सकता है, और ये नाड़ियां कैसे ऑपरेट करती हैं? सन टाइम। अब हम पे 3 चीज़ें यहाँ पे सामने आ गई। एक हमने बात की सन की, और एक मून की, और एक अर्थ की। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो उसमें निकल के आता है वो आता है सन टाइम, फिर मून टाइम, फिर अर्थ टाइम। एक तरह से कह सकते हैं कि ये सन साइकिल है, मून साइकिल है, या अर्थ साइकिल है। अब यहां पे एक चीज देख लेते हैं कि सनराइज और सनसेट, सूरज जब निकलता है और सूरज जब डूबता है, तो इसके बीच के टाइम को वैज्ञानिक रूप से सन टाइम कहा जाता है, और ये जो दिन की साइकिल का जो हिस्सा है इसको सन साइकिल कहा जाता है। सही बात है, ये आपको पता है। चंद्रमा, मून राइज और मून सेट, चंद्रमा का जब उदय होता है और चंद्रमा जब सेट होता है, तो इसके बीच का जो टाइम होता है उसको मून टाइम कहा जाता है, और इसके बीच की जो साइकिल है उसको मून साइकिल कहा जाता है। तो हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हमारी बॉडी से संबंधित, नाड़ी सिस्टम से संबंधित। एक है सन टाइम, एक है मून टाइम। ये आम भाषा में भी आप देख सकते हैं। पंचांग में जब आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि सूर्य सपोज आज 6 बजे उदय हो रहा है, और सपोज शाम को 6 बजे वो जाके अस्त हो रहा है, तो सन टाइम क्या हो गया? 6 AM टू 6 PM, ये 12 घंटे का सन टाइम है। सही बात है। चंद्रमा, सपोज करो कि उसकी एक कहानी अलग है, आगे चल के बताते हैं। अगले में चलते हैं। अभी हमने मून टाइम की बात की, सन टाइम की बात की कि सनराइज से सन सेट तक जो होता है सन टाइम होता है, मून राइज से और मून सेट तक का जो टाइम होता है मून टाइम होता है, या मून साइकिल कहा जाता है। लेकिन जब इन दोनों में से कोई भी नहीं होता है, 24 घंटे के साइकिल में कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जहां ना सन ऑपरेट करता है ना मून ऑपरेट करता है। क्या ऐसा होता है क्या? देखते हैं, अभी चलते हैं। उसको कहते हैं अर्थ टाइम। ये तीसरा समय एक मूलभूत समय निकल कर आता है विश्वकर्मा की थ्योरी को समझने के लिए, भवन रचना, भवन संरचना को समझने के लिए, क्योंकि भवन रचना, भवन संरचना इंसान से, हमारी बॉडी से जुड़ी और यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, और इस कनेक्ट को समझना जरूरी है। सबको पता है सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है, और सबको पता है कि इसको सनसेट टाइम जो होता है उसके बारे में सबको जानकारी है। सबको सूर्य की उगने की डायरेक्शन भी पता है,
अस्त होने की डायरेक्शन भी पता है। सही बात है ना? कोई ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि स्कूल में सबसे पहले यही बताया जाता है, माता पिता भी जब बचपन में बच्चों को बता देते हैं कि जो सूर्य जो होता है कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। सही बात है, यही डायरेक्शन है ना। चलिए, और सूर्य अस्त कहाँ होता है? वेस्ट में होता है। तो उगने में और अस्त होने के टाइम के बीच को कहते हैं सन टाइम, या 24 घंटे की साइकिल में होता है तो उसमें यह आ जाता है सन साइकिल। सही बात है। अब मून की डायरेक्शन पे चलते हैं, क्या ख्याल है? मून टाइम, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? हाँ, जानते हैं। मैंने अभी बताया था कि मून राइज और मून सेट के बीच में, यानी कि चंद्रमा के उदय होने में और चंद्रमा के अस्त होने का जो पीरियड है वो मून टाइम है। अब जरा ये बताएंगे कि चंद्रमा का उदय कौन सी दिशा से होता है? थोड़े से चक्कर खा गए ना? कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता। अब ये इस विज्ञान का आधार है। जैसे सूर्य आधार है, ऐसे चंद्रमा भी आधार है। क्योंकि किसी क्लास में टीचर ने बताया नहीं कि चंद्रमा कौन सी दिशा से उदय होता है, और यह भी नहीं बताया कि कौन सी दिशा से अस्त होता है। एम आई राइट? यस और नो? शायद माता पिता ने भी नहीं बताया, शायद अंकल आंटी ने भी नहीं बताया। सही बात है ना? चलिए, हम तो बताएंगे कि चंद्रमा उदय कौन सी दिशा में होता है और चंद्रमा अस्त कौन सी दिशा में होता है। जी हां, चंद्रमा भी उदय ईस्ट में ही होता है। सूरज की तरह चंद्रमा का उदय भी ईस्ट डायरेक्शन से होता है और चंद्रमा का जो अस्त होना है वो भी वेस्ट में ही होता है। कमाल है ना? ये प्रकृति है, ये नेचर है, और नेचर में ऊर्जा की बात करते हैं। घर हो तो ऐसा प्रोग्राम के अंदर। अब सोचने वाली बात है कि घर अच्छा कब होगा? घर अच्छा तब होगा जब घर की ऊर्जाएं बैलेंस होंगी, संतुलन में होंगी। ऊर्जाएं तब संतुलन में होंगी जब बॉडी संतुलन में होगी। बॉडी का कनेक्ट जो है बिल्डिंग से वो संतुलन में होगा, और बॉडी और बिल्डिंग का कनेक्ट यूनिवर्स यानी कि स्पेस के साथ संतुलन में होगा। तभी आपकी सेहत अच्छी होगी, घर में सुख शांति होगी, स्वास्थ्य होगा, समृद्धि होगी और पैसे होंगे। 2 प्रश्न तो पूरे हो गए। सनराइज ईस्ट से, सनसेट ईस्ट वेस्ट से, मून राइज ईस्ट से, मून सेट वेस्ट से, यानी कि दोनों का सेम है। और इनके बीच का टाइम क्या हो गया? सन टाइम या मून टाइम। एम आई राइट? चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा तो पता लगी गया कि ये हो गया। अब एक टाइम ऐसा आता है जब ना मून टाइम होता है ना सन टाइम होता है, वो होता है अर्थ टाइम। आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा टाइम होता है क्या कि जब आकाश में सूर्य भी ना हो, चंद्रमा भी ना हो? सोचिएगा, हो सकता है? होता है ना? कई बार हो सकता है 10-15 मिनट का ही हो, और कई बार ये हो सकता है बहुत घंटों का हो। आप सोच रहे होंगे ये कैसे? चंद्रमा तो रोज रात को दिखाई देता है। अब दिखाई देने की साइंस अलग है और उगने की साइंस अलग है। यानी कि मून राइज और मून विजिबिलिटी दोनों फर्क है ना। मून राइज तो ज्यादा करके ईस्ट से होता है, या होता ही वहीं से, लेकिन मून विजिबल ज्यादा करके जाके वेस्ट में दिखाई देता है। विजिबिलिटी कहां आती है? वेस्ट में, क्योंकि सूरज निकला होता है ना, तो चंद्रमा कहां से दिखाई देगा? एक दिन ऐसा आता है महीने में जब सूरज और चंद्रमा ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे राइज होते हैं। जैसे सुबह 6 बजे अगर सूरज निकला तो चंद्रमा भी करीब करीब 6 बजे के आसपास ही निकलता है। जब सूरज 6 बजे अस्त होता है तो चंद्रमा भी उसके आसपास ही 6:15 के आसपास थोड़ा आगे पीछे होकर अस्त होता है। और जब चंद्रमा भी उसी टाइम पे अस्त हो गया तो पूरी रात तो चंद्रमा है नहीं। यही होती है अमावस्या, यही होता है न्यू मून डे। आप समझे? तो यहां पर जो
आपको अर्थ टाइम है कितना मिलेगा आप सोच सकते हैं फिर, क्योंकि सूर्य तो फिर सुबह 6 बजे उगेगा या 6, 5, 6, 10 पे उगेगा, लेकिन शाम को सूरज अगर 6 बजे अस्त हुआ और चंद्रमा 6:15 बजे शाम को अस्त हो गया, तो सुबह 6 बजे तक तो न सूरज है न चांद है। तो इस टाइम हो गया पूरा का पूरा अर्थ टाइम। क्या हो गया? अर्थ टाइम। इस साइकिल में ये साइकिल आ गई अर्थ साइकिल की, और ये अर्थ साइकिल की अपनी महत्ता है। इसको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी का मेन कनेक्ट है। अब एक दिन और भी आता है जिसका नाम है पूर्णिमा। अमावस्या जब चांद नहीं है और पूर्णिमा जब पूरा का पूरा, जिसे क्या कहते हैं, चमकता हुआ चांद है, वहाँ पे क्या होता है कि सूर्य के जो शाम के टाइम अस्त हो जाता है, तो चंद्रमा का उदय शाम के टाइम होता है। वहाँ पे होता है ईस्ट से ही, लेकिन उदय शाम के टाइम होता है, और सूर्य के अस्त होते चंद्रमा पूरी गति से पूरी रात चमकता है सुबह सूर्य उदय तक, और ये पूर्णिमा की रात होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि अगर हम न्यू मून डे को लेके चलते हैं, तो न्यू मून डे से जहाँ पे अमावस्या है, सूर्य चंद्रमा एक साथ उगते हैं, तो वहाँ से प्रतिदिन चंद्रमा अपने उगने के समय से, अगर सपोज करो कि चंद्रमा और सूरज 6 बजे सुबह उगते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि प्रतिदिन चंद्रमा फिर 45 से 50 मिनट का गैप रख के चलता है। 40 मिनट, 45 मिनट, 50, 52 मिनट, इस टाइप का गैप आता है प्रतिदिन में। आप पंचांग में देख सकते हैं, क्योंकि अगर अमावस्या के दिन सपोज दोनों 6 बजे सुबह निकले, उदय हुआ, तो पता लगे अगले दिन हो सकता है सूरज 6:05 उगे, लेकिन चंद्रमा 6:50 में उगेगा। फिर करीब 45, 50, 52 मिनट का फर्क आ जाता है। ये भी एक साइंस है, और इसीलिए इसको पूर्णिमा का डे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से पूर्णिमा जब चंद्रमा जब रात को उदय होता है, तो तब बत्ती पूर्णिमा, और चंद्रमा जब सुबह उदय होता है, और ये जो फेज जो 45-50 मिनट की न्यू मून डे से, यहाँ से चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है प्रतिदिन, जैसे दूज का चांद, तीज का चांद, इस टाइप का जो रहता है वो निकलना शुरू होता है। तो पूर्णिमा मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि कैसे होता है। तो पूर्णिमा का जो दिन होता है वो इसी प्रकार होता है। रहा अब बात की जो अर्थ टाइम है हमारा, कि जैसे मैंने बताया कि दोनों के बीच का होता है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो फुल मून डे पे ये भी समझ लिया, और जो बाकी दिन है वो भी समझ लिया हमने। आगे चलते हैं। तो अर्थ टाइम का मतलब क्या हो गया कि व्हेन देयर इज़ नो मून, देयर इज़ नो सन, इट इज़ कॉल्ड अर्थ टाइम। ये कभी कोई जो पीरियड मैंने बताया बहुत छोटा होता है, कई बार बहुत लंबा हो जाता है। अब इतिहास की ओर मुड़ के देखते हैं। जितनी भी हिस्ट्री हमें पता है, तो हमें एक चीज़ का भान है कि हमारे बुजुर्गों ने भी बताया, और हमने इंसिडेंट भी देखे हैं, कि अमावस्या की जो रात होती है वो अच्छी नहीं होती है। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, और कुछ शक्तियों को बल मिल जाता है। यहाँ पर जो क्रिटिकली बीमार होते हैं, उनका मृत्यु की ओर जाना तीव्र हो जाता है। वर्ल्ड वार 2 में इस किस्म के एग्जाम्पल देखे गए, वर्ल्ड वार 1 में इस किस्म के एग्जाम्पल देखे गए, कि जो लोग बहुत बुरी तरह से घायल थे, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती थी वो न्यू मून डे को ही होती थी। ये प्रकृति है, क्योंकि यहाँ पे एक बात है कि जो अर्थ एनर्जी है और न्यू मून्स डे, अमावस्या का दिन, वो बहुत डिवास्टेटिंग है। और छोटे बड़े टाइम के लिए तो ठीक है, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, लेकिन जब पूरी रात हो जाती है, तो एक क्रिटिकली इल व्यक्ति के लिए उसको झेलना बड़ा मुश्किल है, और यहाँ पे वो मृत्युमुखी हो जाता है। तो उस मामले में देखा जाए तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें 3 चीज़ें पता लग गई, सन टाइम, मून टाइम, अर्थ टाइम, और उसी के बेस पे जो बनता है सन साइकिल, मून साइकिल और अर्थ साइकिल। ये 3 चीज़ें इसके अंदर आपकी आ जाती हैं। सन पीरियड और सन साइकिल जब होती हैं, ऑन होती हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एक एनेक्डोट में जोड़ना चाहूँगा कि कई बार डॉक्टर्स या आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि दवाई 3 टाइम पे लेनी है। ये 3 टाइम का मतलब क्या है? क्या सुबह 10 बजे दवाई, दोपहर को 2 बजे और रात को 6-7 बजे फिर से, या सोते टाइम? एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, कहीं ऐसा है? या कहीं इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दवा की डोज सन टाइम में, एक मून टाइम में और एक अर्थ टाइम में? विचार का विषय है, सोचकर देखिएगा। कहीं ओरिजिनल सिस्टम ये तो नहीं था? हो सकता है ना। तो अब आते हैं, जब मैंने कहा कि चंद्रमा और सूर्य एक साथ भी निकल आते हैं और कभी कोई थोड़ा डिले से निकलते हैं, तो जब दो साइकिल एक साथ होती हैं, सन साइकिल और मून साइकिल, ये तो पक्का कि जब सन साइकिल और मून साइकिल होंगी तो अर्थ साइकिल नहीं होगी उस टाइम, मून टाइम नहीं होगा, अर्थ टाइम नहीं होगा। लेकिन जब सन साइकिल या सन टाइम और मून टाइम एक साथ चलते हैं तो उनमें दोनों से प्रिवेल कौन करता है? रहती दोनों हैं, सन टाइम प्रिवेल करता है। सन टाइम ज़्यादा प्रिवेल करता है और मून टाइम कम प्रिवेल करता है। अर्थ टाइम होता नहीं, अर्थ टाइम तभी आता है जब दोनों गायब हो जाते हैं। सही बात है। अब जब तीन साइकिल जो ये काम करती हैं, इनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही तीनों हमारे नाड़ी सिस्टम है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो कि हमारे चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की नाड़ी से संबंधित है। इन्हें समझा तो बॉडी को समझ गए। तो एक पार्ट क्लियर हो जाता है, घट आकाश, यानी कि बॉडी का पार्ट, बॉडी स्पेस, फिर बिल्डिंग स्पेस, और फिर आपका आता है यूनिवर्स, महाआकाश। अब ये जो आपका सारा सिस्टम आया यहां पे, जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि दोनों सिस्टम सन के और मून के कई बार पैरेलल चलते हैं, और मून सिस्टम जैसे ही सन की साइकिल खत्म होती है, मून सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाता है, और जब दोनों खत्म हो जाते हैं तो फिर अर्थ सिस्टम उसके अंदर स्ट्रांग हो जाता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, आप पंचांग उठाइए, और पंचांग उठा के आप एक काम कीजिए कि न्यू मून डे जो होता है उस दिन आप सनराइज और मून राइज दोनों देखिए, और दोनों का मून राइज, मून सेट और सनसेट दोनों देखिए, आपको करीब करीब बराबर मिलेंगे। और उसके बाद से हर दिन आप पाएंगे कि 45-50 मिनट का फर्क आता है, जो सूर्य से डिले करके चंद्रमा का उदय होता है। और ख़ास तौर से 14 दिन तक बढ़ते बढ़ते जब पूर्णमासी का दिन आता है, फुल मून डे आता है, उस दिन क्या होता है कि चंद्रमा जो है उस टाइम उदय होता है जिस टाइम सूर्य डूब रहा होता है। अब देखिए, ये कनेक्शन जो है यूनिवर्स से है। मैंने ये कनेक्शन आपको खास तौर से चेक करने के लिए कहा है। इससे आपको ज्ञान होगा कि जब आप सूर्य को समझते हैं, चंद्रमा को समझते हैं, अर्थ को समझते हैं, सन टाइम, मून टाइम और अर्थ टाइम, और सन साइकिल, मून साइकिल और अर्थ साइकिल को, तो आप भवन संरचना और भवन रचना के पहले कदम पे आगे बढ़ते हैं। इसको समझे बिना आप शायद उस फील्ड में आगे नहीं जा पाएंगे या उसकी समझ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये मूल है बॉडी का। सही बात है कि यूनिवर्स के साथ कनेक्ट क्या है, क्योंकि यूनिवर्स के साथ कुछ ऐसे कनेक्ट बिल्डिंग का भी तो है। हीलिंग, हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स आए हैं। एग्जाम्पल ऐसा है कि कई बार हम किसी व्यक्ति को हील करते हैं तो पार्टली हील होता है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि चाहे आप किसी भी कोर्स से आप हील करें, हज़ारों तरीके हैं हील करने के, कि अगर दिन में उनको 3 बार हीलिंग दी जाए, एक बार सन टाइम में, एक बार मून टाइम में और एक बार अर्थ टाइम में, तो उसके रिजल्ट्स बाकी सन टाइम में दिए हुए हीलिंग के मुकाबले कई गुना बेहतर है। ये बॉडी को समझने की ज़रूरत है कि बॉडी का कनेक्ट सन, मून और अर्थ से क्या है। सही बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल फंडामेंटल साइंस है। घट आकाश, ग्रह आकाश, महाआकाश, यानी कि आपकी बॉडी, बिल्डिंग और यूनिवर्स, और इन तीनों का आपस में कनेक्ट क्या है। सही बात है ना। आप इस बारे में फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। ये बहुत महत्वपूर्ण इशू था जो मैंने आपके सामने उठाया। आशा आपको पसंद आया होगा और आपको क्लैरिटी मिली होगी कि सन टाइम, मून टाइम और अर्थ टाइम क्या होते हैं, इनका बॉडी के साथ क्या कनेक्ट है, तीनों नाड़ियों के साथ क्या कनेक्ट है, सनराइज, मूनराइज, सनसेट, मूनसेट, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, और कैसे हमारी बॉडी का जो यूनिवर्स के साथ जो कनेक्ट है उसका आधार क्या है। ये बिगिनिंग पॉइंट है।
भवन संरचना इसके बिना पूरी नहीं होती, क्योंकि ये एक त्रिकोण है, ये एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल? जो मैंने आपको शायद पहले बताया था, घट आकाश, ग्रह आकाश एंड महाआकाश, मतलब बॉडी, बिल्डिंग एंड स्पेस। और कनेक्शन किस चीज़ का है? एनर्जी का। एनर्जी कौन सी है? एक कॉस्मिक एनर्जी है जो चंद्रमा और सूर्य से आती है, और एक अर्थ एनर्जी धरती से आती है। इनके समय काल को समझना, यही विज्ञान है। यही बहुत सारे ग्रंथों में भी है, यही विश्वकर्मा का सार भी है। स्टार्ट यहां से होता है। खैर, फीडबैक दीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा, बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ बने रहने के लिए। घर हो तो ऐसा कि इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत दिनेश के वोरा को। बहुत जल्दी आगे मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के साथ भवन संरचना के। शुक्रिया आपका।